अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस आपके दरमियान में है, तो मैं आपसे ये अपील करने आया हूँ कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत बनाइए। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि कल तक आपके पास कोई मुतबादिल और विकल्प नहीं था, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके पास है। बरसों आप कभी कांग्रेस और कभी दूसरी जमात या कभी बीजेपी का साथ दिए, इसीलिए दिए कि आपके पास कोई विकल्प या मुतबादिल नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज़, आपकी एक सियासी क़ियादत आपके दरमियान में है, तो मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि इस आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट को इस्तेमाल करें। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 65 साल से मजलिस अपना सियासी सफ़र कामयाबी से तय कर रही है, और मेरा मानना यह है कि भारत की राजनीति को अगर हम और भारत के लोकतंत्र को या जमहूरियत को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं, तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी एक सियासी क़ियादत को बनाएं, और ऐसी सियासी क़ियादत जो सबको साथ लेकर चल सके। और मजलिस ये काम करते आई है, तो मैं आपको बताने आया हूँ मेरे अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों कि एक बार आप मजलिस का साथ दीजिए। हवा महल असेंबली हल्के से आप जमील खां को कामयाब करिए ताकि आपके मसाइल को हल किया जा सके। मैं जानता हूँ इस बात से कि हमारे वतन अजीज में नफरत और फिरका परस्ती अपने उरूज पर है। मैं जानता हूँ इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति से अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को बिल्कुल ही उनका सफाया करना चाहती है। मैं जानता हूं इस बात से कि आए दिन चाहे राजस्थान हो या हमारे मुल्क की मुख्तलिफ प्रदेश और रियासतें हों, वहां पर मॉब लिंचिंग के वाक़यात होते हैं। आप और हम जानते हैं कि चेहरे पर अगर दाढ़ी या टोपी देखकर नफरत के मुजाहरे भी किए जाते हैं। आपकी और हमारी आंखों ने यह भी देखा कि जब हमारी बेटियों और बहनों ने हिजाब पहनकर कॉलेज को जा रहे थे तो उनको रोक दिया गया। हम ये भी देखते हैं कि कानून बनाए जाते हैं मजहब के नाम पर ताकि हमको हमारे वतन अजीज की शहरियत से महरूम कर दिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात बिल्कुल सच है कि भारत में अगर सबसे कमजोर है समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर, और सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब है तो आदिवासियों के बाद अल्पसंख्यक समाज में मुसलमान और हमारे दलित भाई हैं। और इसका रास ताल्लुक इस वजह से है कि इनके पास इनकी कोई सियासी ताकत नहीं है, इनका कोई सियासी नेता नहीं है। इसीलिए आज आप देखते हैं कि आपको तकालीफ का सामना करना पड़ता है, आपको आए दिन फिरका परस्ती का मुकाबला करना पड़ता है, आए दिन आपसे तासुब के मुजाहरे किए जाते हैं, आए दिन हमारी बेइज्जती की जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मसाइल की एक लंबी फेहरिस्त है, मगर यह बात भी सच है कि जब से 2014 से हमारे वतन अजीज के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने हैं, इन तमाम चीज़ों में बहुत तेज़ी से फिरका परस्ती में इजाफा हुआ, नफरत में इजाफा हुआ, तासुब में इजाफा हुआ। अगर आप ये समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों का मुकाबला हम सिर्फ एक पार्टी को वोट देकर इन तमाम चीज़ों को हम ख़त्म कर पाएंगे, तो मैं आपके सामने जिम्मेदारी और बड़ी सच्चाई के साथ कह रहा हूं कि आप नहीं कर सकते।
अगर आप इस मुल्क से फिरका परस्ती को खत्म करना चाहती हैं, अगर आप राजस्थान से नफरत का खात्मा करना चाहती हैं, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। गए वो दिन जब आप डर कर किसी को वोट डालते थे, मगर आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में आकर यह कह रहा है कि उम्मीद की बुनियाद पर वोट डालो। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप उम्मीद की बुनियाद पर जमील खां को कामयाब करिए। डर की बुनियाद पर किसी को वोट मत दीजिए। किसी माइका लाल से आपको डरने की अब जरूरत नहीं है। आपको भारत की जमहूरियत, आपको भारत का संविधान और आईन इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने हक के लिए लड़ें। भारत का आईन जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, उसमें लिखा गया, क्या लिखा गया कि लिबर्टी आपको आजादी है। संविधान में लिखा गया कि आपको आजादी है अपने मन में जो आपके बात है उसको आप सामने लेकर आए। भारत के संविधान में यह लिखा गया कि आपको इक्वालिटी मिलेगी, बराबरी मिलेगी। भारत के संविधान में लिखा गया कि भाईचारगी पैदा करना हम तमाम का काम है। तो मैं आपको बताने आ रहा हूं कि अगर आप आजादी चाहते हैं नफरत से, अगर आप हिस्सेदारी चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, अगर आप डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा चाहते हैं, अगर आप भाईचारगी को मजबूत करना चाहते हैं, तो 25 तारीख के दिन आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में पतंग के निशान पर बटन दबाकर इन तमाम चीजों को हासिल करने की लड़ाई का आगाज करना पड़ेगा। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं, मैं मोदी को हराना मेरा मकसद है, तो मेरा भी मकसद है कि मोदी कभी ना दोबारा भारत का वजीर आजम बने। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या तुमने कभी बीजेपी को वोट दिया, तो आप सब कहेंगे कि हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, ना कभी देंगे। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या तुमने 2019 के लोकसभा के चुनाव में जयपुर की पार्लियामेंट से तुमने क्या मोदी को वोट दिया, तो सब कहेंगे कि नहीं, हमने नहीं दिया। तो फिर बताओ यहां से कैसे बीजेपी कामयाब हो जाती है? कौन भी बेईमानी से जरूर कामयाब होती या नहीं होती अलग बात है, मगर आप तो वोट नहीं दे रहे ना बीजेपी को, तो फिर कैसे कामयाब होती? तो मालूम हुआ कि जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर, अपना हीरो मानता है और उनको वोट दे देता है। और जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे सामने आकर इल्जाम लगा दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आ गया। मैं इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ, मैं तो पहली मर्तबा राजस्थान में आकर इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो पहले बीजेपी किसकी वजह से जीती? बीजेपी के पूरे एमपी कैसे कामयाब हो गए? तो इसका जवाब कांग्रेस वाले नहीं दे पाएंगे, मगर अब कल से शुरू कर देंगे। ये तमाम कांग्रेस के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कांग्रेस के इशारे पर कठपुतली बनकर नाचते हैं, ये कल से शुरू हो जाएंगे कि ओवैसी जयपुर को आया और आकर इसने भड़काऊ भाषण दे दिया। तो मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है भड़काऊ भाषण, इनको ही नजर आता, मुझे नजर कभी नहीं आता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 2019 के बाद भारत की पार्लियामेंट में कानून लाया गया, उसको यूएपीए कहती है, अनलॉफुल अमेंडमेंट प्रिवेंशन एक्ट। उसको मोदी सरकार ने और गंदा कर दिया, यानी इतना गंदा कर दिया कि अगर किसी पर यूएपीए लगता है तो 4 साल 5 साल से पहले उन बच्चों की बेल नहीं होती, जेल में सड़ते हैं, उनको जमानत नहीं होती। आपको मालूम होना चाहिए कि जब लोकसभा में ये कानून को लाया गया तरमीम करने के लिए, तो क्या कांग्रेस ने अमित शाह के लाए हुए कानून की तायीद नहीं की?
लोकसभा में कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने यह कानून की तायीद की और जब यह कानून बन गया तो उस कानून को इस्तेमाल नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बच्चे हैं, मुल्क के कोने कोने में जेलों में आप जाकर देखो कौन है सबसे ज्यादा जेल में, दलित, अल्पसंख्यक समाज, ट्राइबल लोग। जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, बताओ क्या तुमने यूएपीए का कानून, इंदिरा गांधी जब थी तुमने कानून बनाया? नहीं बनाया, तुमने बनाया। और जब नरेंद्र मोदी ने 2019 जुलाई में इस कानून को तरमीम किया तो तुमने क्या मोदी का साथ दिया? नहीं दिया। बताओ हमको कौन मिला हुआ है मोदी के साथ? तो मालूम हुआ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जुड़वा भाई 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 बनकर हमको धोखा दे रहे हैं। शायद कांग्रेस के लोगों को बड़ी तकलीफ होगी, रात में नींद नहीं आएगी कि ओवैसी ने ऐसा कैसे कह दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। तुम भी आप उठाकर कल जाओ इंटरनेट पर बैठकर आप देख लो कि यूएपीए का कानून जब भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था तो यही राहुल गांधी और मोदी एक होकर यह कानून को बनाए जो हमारे लिए बर्बादी का बाइस बन रहा। मजहब के संविधान के खिलाफ है। यह कानून उस वक्त का बना हुआ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में थे तो मैंने नरेंद्र मोदी के 300 एमपीज के सामने कहा कि यह काला कानून है। जिस तरह गांधी ने उस कानून को फाड़ा, मैं तुम्हारे सामने उस कानून को फाड़ता हूं, उसको फाड़ कर रख दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक का कानून बनाया। किसने मुखालिफत की पुरजोर तरीके से? तो मालूम हुआ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी मुखालिफत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो मोदी कानून लाते हैं हम उस कानून की कमजोरियों को बयान करते हैं और देश को बताते हैं कि यह कानून जो मोदी सरकार बना रही है वो देश के गरीबों के खिलाफ है, देश के मजलूमों के खिलाफ है, देश के उन तमाम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। मगर कांग्रेस को बात समझ में नहीं आती। हालिया दिनों में नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई गई। उस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आरक्षण का कानून लाया कि लोकसभा और असेंबली में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। उस कानून में आप उठाकर देख लो, जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, ना बीजेपी की तरफ से, ना कांग्रेस की तरफ से, ना ये नाम निहाद सेकुलर पार्टीज की तरफ से, इनकी जबानों से लफ्ज मुसलमान नहीं निकलता है। देख लो आप, पार्लियामेंट के रूदात आवाम को दस्तयाब है। ना बीजेपी के किसी एमपी ने कहा, ना कांग्रेस के एमपी ने कहा, ना कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा। उस पूरी पार्लियामेंट में जब मुझे बोलने का मौका मिला उस बिल के ऊपर, तो मैंने शुरुआत में कह दिया कि मैं इस कानून के खिलाफ हूं। तो बीजेपी और कांग्रेस के लोग पुकारना शुरू कर दिए, तुम महिला विरोधी हो,
मैंने कहा मैं महिला विरोधी नहीं हूं। मैं कैसे महिलाओं का विरोध कर सकता हूं जब मुझे हमारे बाप ने और मेरी मां ने सिखाया कि तुझे अगर जन्नत जाना है तो मां के पैरों के नीचे जन्नत है। मैं कैसे महिलाओं का खिलाफ हो सकता हूं जब मेरे पास मेरी पार्टी में कई महिला कारपोरेटर हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं क्यों इसका खिलाफ हूं, बताता हूं। तुम आरक्षण दे रहे इसलिए कि जो नहीं है पार्लियामेंट में, इस पार्लियामेंट में अगर सबसे कम है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान हैं। मैंने आदाद ये डेटा दिया कि जितने 560 या 520 महिला एमपी अब तक हुई हैं, उसमें से सिर्फ 22 या 23 मुस्लिम महिला एमपी हुई हैं। मैंने कहा कि क्या इस भारत की पार्लियामेंट में, हमारी देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुस्लिम महिला नहीं आना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री से मैंने कहा कि आप तो अपने आप को ओबीसी का नेता मानते हैं। आप कहते हैं कि मैं बैकवर्ड क्लास का नेता हूं, मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेच कर आया हूं। हमने उनसे पूछा, मोदी जी तो फिर क्या ओबीसी समाज की महिलाओं को नहीं लाना चाहेंगे पार्लियामेंट में? आप पूरे पार्लियामेंट में सन्नाटा हो गया। ये इसने कौन सी ऐसी नई बात कर दी? हम नई बात नहीं कर रहे, सच्चाई को बयान कर रहे। आखिर वक्त तक पार्लियामेंट में हमने लड़ा, वोटिंग करवाई, और हमारे लोकसभा के स्पीकर जनाब ओम बिरला साहब हैं, वो मुझे बोलने का मौका भी देते हैं। तो जब मैंने उस कानून की तरमीम का अमेंडमेंट मूव किया तो ओम बिरला स्पीकर साहब ने कहा कि ओवैसी तुम मूव करोगे? मैंने कहा मैं मूव कर रहा हूं। तो स्पीकर साहब ने कहा कि आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है इस काम को। मेरे अजीज दोस्तों, पूछो इन कांग्रेस और बीजेपी वालों से, क्यों तुम आरक्षण उन लोगों को नहीं देना चाहते जिनकी कोई नुमाइंदगी पार्लियामेंट में नहीं है? मगर ये लोग इल्जाम लगाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि हमारे देश में खौफ और नफरत का माहौल है। इस नफरत को और खौफ को अगर दूर कैसे किया जा सकता है? एक तो आपको अपने आप से कहना पड़ेगा कि मैं किसी से भी डरने वाला नहीं हूं। एक आप अपने आप को, अपनी औलाद को सिखाना पड़ेगा कि बेटा, उनको बचाना पड़ेगा कि यकीनन ये बातिल ताकतों का तूफान हमारे घर तक आ चुका। मगर आज जयपुर की सरजमीन में असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा है, तुम एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो, मैं तुमको बताऊंगा कि बातिलों के तूफान में चिराग को कैसे जलाया जाता है। अगर आपको चिराग को जलाना है तो आप मजलिस का साथ दो मेरे भाई। याद रखो, डर कर किसी पार्टी को वोट देने से आपका मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। डर कर किसी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देने से आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में विकास का काम नहीं होगा। डर कर किसी को वोट देने से आपके नाले का काम नहीं होगा। डर कर किसी को वोट देने से आपके इलाके में अस्पताल नहीं बन जाएगा। अरे उम्मीद की बुनियाद पर वोट डालो और अपने आप से कहो कि मैं इंसानों से डरने वाला नहीं हूं, मैं इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले चीफ मिनिस्टर से डरने वाला नहीं हूं, मैं मेयर की कुर्सी पर बैठने वालों से डरने वाला नहीं हूं, मैं वजीर आजम से नहीं डरने वाला हूं, मैं उससे डरने वाला हूं जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने चांद और सूरज को बनाया। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम ये भाषण में ये कहते हैं, इन तमाम को पेट में दर्द शुरू हो जाता है, देखो ये क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है। अरे मैं जो कुछ बोल रहा हूं संविधान के दायरे में रहकर बोल रहा हूं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, राजस्थान में आपको अपने आप में तब्दीली पैदा करना पड़ेगा। अगर आप ये समझेंगे कि डर की बुनियाद पर मैं कांग्रेस को रिवायती वोट देते आया हूं, मैं देता रहूंगा, क्या मिला आपको बताओ? आपने कांग्रेस का साथ दिया तो आपको क्या मिला? हां, कांग्रेस में जितने बड़े बड़े नेता
है वो नेता जो राजपूतों की नुमाइंदगी करते उनको फायदा हुआ, वो नेता जो जाटों की नुमाइंदगी करते उनको फायदा हुआ, वो नेता जो गुजरों की नुमाइंदगी करते उनको फायदा हुआ, मगर आपको दलितों को क्या फायदा हुआ बताओ? कुछ फायदा नहीं हुआ। आपको सिर्फ दिल फरेब वादे मिले, आपको बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें मिली, इफ्तार की दावत मिली, रोजा आप और हम रहते 16 घंटे का, ये मेरा खजूर भी अपने मुंह में डालकर घर को चले जाते। बताओ फिर क्या आप कब बेदार हो गए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। मुझे जमील खान ने बताया कि आपके इस इलाके में कम्युनिटी सेंटर नहीं है, खुला नाला है, यहां पर खवातीन महिलाओं के लिए अस्पताल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, हैदराबाद का मैं एमपी हूं, हमने वहां पर टीआरएस की हुकूमत की तायीद की। हमारे 7 एमएलए हैं, कोई मंत्री नहीं है। हमने हुकूमत के पास जाकर हमारे एक एक विधानसभा में